हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, और पांचों किंगडम में से आपने पढ़ लिया है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। हम बात कर रहे हैं किंगडम फंजाई की। ठीक है, किंगडम फंजाई के बेसिक से फीचर्स को हमने समझा है। किंगडम फंजाई क्या है, यहाँ पर मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोट है। इसके अलावा एक एक्सेप्शन आपने देखा था, आपने कहा था जो ईस्ट है वो एक फंगस है और ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या क्या आपने यहाँ पर फीचर्स पढ़े हैं। एक क्लोरोफिलस होते हैं यानी क्लोरोफिल यह है एब्सेंट है यहाँ पर। और क्या आपने कैरेक्टर देखे, आपने कहा यहाँ पर हेटेरोट्रॉपिक यानी परपोषी होते हैं। स्पोर फार्मिंग यानी कि स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। नॉन वैस्कुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, वैस्कुलर यहाँ पर नहीं पाया जा रहा है और यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई है, न्यूक्लियस यहाँ पर विजिबल है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टर आते हैं किंगडम फंजाई के, उसमें आपने क्या बात की है, सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, काइटिन और यहाँ पर फंगल सेलुलोज से। रिजा फूड ग्लाइकोजन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीनों हमने समझे थे प्रीवियस लेक्चर में, सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक है। रिप्रोडक्शन भी तीनों मेथड से हो रहा है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल और वेजिटेटिव मेथड के थ्रू हो रहा है। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस के बारे में। डिफरेंट क्लासेस में आपने सबसे पहले फाइकोमाइसिट्स के बारे में बात किया। जो फाइकोमाइसिट्स होते हैं वो क्या है, छोटा ग्रुप है। यहाँ पर जो फंगस है, फंगस की जो ग्रुप है वो छोटा ग्रुप यहाँ पर आता है। क्या क्या अभी तक आपने बात की है, ये है एक्वेटिक हैबिटाट यानी कि जलीय, जो इनका क्या होता है, आवास होता है। और कहाँ पर पाए जाते हैं, डिकेइंग वुड यानी कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें पाया जा रहा होगा। ठीक है, माइसीलियम ए सेप्टेट होगा। कैसा होगा, ए सेप्टेट, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट हमने कहा ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर के द्वारा, जिसमें से जूस्पोर मोटाइल होगा एंड एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होगा। एग्जाम्पल आपके पास ये आ गए थे। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, आपने कहा 2 डिफरेंट हाइफा, जो 2 अलग अलग हाइफा होंगे उसमें क्या होगी, यहाँ पर आपने कहा उसमें प्लाज्मोगैमी होती है और कैरियोगैमी होती है। जैसे कि आपने कहा 2 डिफरेंट हाइफा हैं। अब इन दोनों डिफरेंट हाइफा में क्या होगा, इस प्रकार से प्लाज्मोगैमी होगी। और प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा का मिलना। प्लाज्मा का मिलना यहाँ पर क्या है, प्लाज्मोगैमी है। कैरियोगैमी का मतलब है यहाँ पे प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है वहां पर क्या होता है, उसमें चेंजेस आते हैं। कैरियोगैमी का मतलब है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में यहाँ पर क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो हमने कहा पहले प्लाज्मोगैमी होगी, फिर कैरियोगैमी होगी, देन मियोसिस यहाँ पर होते हैं जिसमें हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, जैसे कि जाइगोस्पोर की हमने यहाँ पर बात की थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब सेकंड जो ग्रुप है उसकी हम बात करते हैं। सेकंड ग्रुप है हमारे पास आते हैं एस्कोमाइसिट, जिसे आप सेक्स फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, एस्कोमाइसिट्स के क्या क्या फीचर्स हमारे पास आते हैं, हमने कहा दे आर सैप्रोफिटिक। कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक है यानी कि मृतोपजीवी होंगे, अपने भोजन के लिए किसी जो मृत या सड़ी गले पदार्थ है उस पर रिस्पॉन्स, उस पर निर्भर रहते हैं। दूसरा हमने कहा डीकम्पोजर्स होंगे। डीकम्पोजर्स का मतलब होता है अपघटक। डीकम्पोजर्स का मतलब होता है अपघटक। अब अपघटक क्या होते हैं, जब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में चैप्टर पढ़ा था तो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ग्रुप के बारे में बात की थी। जैसे कि हमने बोला था बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि हमने बोला था फंजाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फंगस में क्या कहा था, हमने कहा था कि ये डिकम्पोजर्स भी होते हैं, अपघटक भी होते हैं। अपघटक का मतलब क्या होता है, हमने कहा था जो यहाँ पर जो जैविक जो चीजें होती हैं, जो जैविक चीजें होती हैं यानी कि जैविक चीजों का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में हमारे सारे ग्रुप आ जाएंगे, चाहे हम बात कर रहे हैं जंतुओं की या पादपों की या सूक्ष्म जीवों की, ये सारे आ जाएंगे। हमने कहा जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो जैविक जो भी चीजें होती हैं, उनसे उत्पादित होने वाला जो भी हमारे पास क्या आता है, प्रोडक्ट आता है, या हम कहें कि वेस्ट प्रोडक्ट आता है, उसे हम क्या कहेंगे, हम जैविक कचरा उसे कहेंगे। जैसे कि जैविक कचरे में क्या क्या शामिल होगा, हमने कहा कि अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के जो भी लीफ हैं या प्लांट जो भी लकड़ियां हैं, जो आपके पास पत्तियां आ रही हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, प्लांट के थ्रू आने वाले वेस्ट होते हैं। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो डेड बॉडी है वो भी जैविक कचरे में शामिल होगी। कचरे का मतलब है जो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, अब ये कचरा कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, आपने कहा जो जैविक चीजों से प्रोड्यूस हो रहा है तो इसे हम जैविक कचरा कहेंगे। इतनी बात क्लियर है।
जैविक कचरा जो होता है वो हमने कहा कि उसका जो निम्नीकरण है, निम्नीकरण का मतलब समझते हैं आप लोग, जैसे कि जब आप डाइजेशन को पढ़ रहे थे तो आपने क्या कहा था, जब हम डाइजेशन को पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो सिंपल फॉर्म में क्या हो रही थी, कन्वर्ट हो रही थी। जैसे कि हमने बोला था कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हुआ था, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि हमने क्या बोला था, ग्लूकोज कहा था। अब हमने इन चीजों से क्या समझा, हमने कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या हुआ है, उसका हमने कहा छोटा रूप हमें मिला है। कैसे मिला है, अलग अलग प्रोसीजर। हमने यहाँ पर क्या कहा था, केमिकल ब्रेकडाउन हुआ होगा। सबसे पहले तो इनका क्या हुआ होगा, फिजिकल ब्रेकडाउन हुआ होगा। और दूसरा मैंने कहा केमिकल ब्रेकडाउन। फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन में हम क्या करते हैं, फिजिकल ब्रेकडाउन में हम क्या देखते हैं, आप क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं, यहाँ पर आता है चबाना, ठीक है। भोजन को काटना और चबाना कहाँ पर आता है, आपने कहा फिजिकल ब्रेकडाउन में आएगा। और हमने कहा केमिकल ब्रेकडाउन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आते हैं पाचक रस या डाइजेस्टिव जूस, पाचक रस आते हैं। पाचक रसों में सारे शामिल होंगे, चाहे वो आपका सलाइवा हो गया है, वो आपका HCl हो गया है, वो आपका पेप्सिन हो गया है, वो आपका ट्रिप्सिन हो गया है। सारे जितने भी आपके पास क्या आते हैं, जूस आते हैं, चाहे आपके पास बाइल हो गया है, ठीक है, ये सारे आपके क्या आते हैं, पाचक रस आते हैं, डाइजेस्टिव जूस आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, केमिकल्स भी कह सकते हैं, जो हमारी बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। क्या करेंगे ये, यहाँ पर केमिकल ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब हमने क्या बोला कि यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट थी वो जटिल थी। जटिल का मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में जब हम समझते थे छोटी क्लासेस में, आपने कहा थ्रेड है, छोटे छोटे धागे हैं आपके पास, और वो धागे आपस में क्या है, इस प्रकार से उलझे हुए हैं, इस प्रकार से क्या है, उलझे हुए हैं। ये है जटिल रूप। ये क्या होता है, जटिल रूप होता है। आपने क्या किया, सिंपल फॉर्म क्या है, अलग अलग थ्रेड को आपने अलग अलग यहाँ पर कर लिया, आपने कहा सिंपल फॉर्म आ गई है। वैसे ही हमने कहा जो जैविक कचरा होता है या जो भी चीज है उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, ताकि उसका जो यूज है वो क्या हो सके, किसी और चीज में हो सके, या फिर उस कचरे का निपटन हो सके, ठीक है। उसका निपटन कैसे होगा, जब वो छोटे रूप में या फिर वो क्या होगा, सरल रूप में आएगा, तब उसका क्या होगा, निपटन होगा। तो आपको क्या बोला गया है कि जो यहाँ पर एस्कोमाइसीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर्स का मतलब है ये जैविक कचरे का क्या करेंगे, अपघटन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने बोला कि यहाँ पर ये क्या करेंगे, डीकम्पोजर्स का काम करेंगे। जैसे कि हमने कहा था कि जब ये डीकम्पोजर्स का काम करते हैं, अपघटक, अपघटक का मतलब होता है जो अपघटन कर रहे हैं, और अपघटन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूँ अपघटन, अपघटन एक प्रोसेस है, एक क्या है, एक प्रक्रिया का नाम है अपघटन, जिसमें हम चीजों का क्या करते हैं, यहाँ पर अपघटन करते हैं, यानी कि चीजों का निम्नीकरण करते हैं। अपघटन में क्या होता है, यहाँ पर निम्नीकरण। निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, निम्नीकरण, निम्न का मतलब होता है, निम्नीकरण का मतलब होता है कि किसी भी चीज को उसके छोटे रूप में परिवर्तित करना। जैसे कि हमने कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जीव की क्या है, डेड बॉडी है। अब वो जो डेड बॉडी है उसको क्या करना, जो जो यहाँ पे सूक्ष्म जीव होते हैं तो वो क्या करते हैं, उस पर क्या करेंगे, उसका अपघटन करेंगे। कैसे करेंगे, उसको अपने भोजन के रूप में क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। और जब उसका यूज करते हैं तो वो और सरल रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि जहां पर आपने एक डेड बॉडी देखी थी, कुछ टाइम बाद आप उसे देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपने कहा कि वहां पर मिट्टी का ढेर आपको मिलता है, सिर्फ हड्डियों के अलावा आपको मिट्टी का ढेर वहां पर मिलेगा। अब वो जो मिट्टी का ढेर था वो क्या हुआ, आपने कहा वो वहां पर क्या हो गया, सरल रूप में परिवर्तित हो गया है। तो हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि आपने इससे रिलेटेड है, आपकी नाइट्रोजन साइकिल भी इसी से रिलेटेड होती है। आपने क्या पढ़ा था कि जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो यूज है वो कहाँ पर होता है, हमारे यहाँ पर प्रोटीन के निर्माण में होता है।
ठीक है। प्रोटीन के निर्माण के लिए क्या है, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। आपने कहा प्रोटीन का हमारे शरीर में बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपकी जो नई सेल्स बन रही हैं उसके लिए क्या है, प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोटीन है, प्रोटीन का फिर क्या होगा, निम्नीकरण होगा, प्रोटीन का अपघटन होगा। जितना प्रोटीन उस बॉडी में होगा उसका अपघटन होगा और उससे नाइट्रोजन मुक्त होकर के फिर से वायुमंडल में चली जाएगी। तो क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। हमने क्या समझा था कि नाइट्रोजन को मिला करके, नाइट्रोजन से यहाँ पर क्या क्या बना है, प्रोटीन बना है। अब प्रोटीन से टूटेगा और उससे नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी। तो ऐसे ही क्या हुआ, निम्नीकरण हुआ है, चीजें टूटी हैं, सरल रूप में परिवर्तित हुई हैं, जिससे कि जो जैविक कचरा था उसका क्या हुआ, निपटन हुआ। डिकम्पोजर्स, तो ये जो कार्य कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, एस्कोमाइसिस, जिसे आप सैग फंगाई भी कहते हैं। आपने कहा कि ये क्या करेंगे, यहाँ पर अपघटक या डिकम्पोजर्स का काम भी करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए दोनों तरफ से बेनिफिट हमें दे रहे हैं। एक तो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसे क्लीन करने में हमारी मदद कर रहे हैं। ठीक है, कैसे क्लीन हुआ, जरा सोचिए कि जब हम अजैविक कचरे की बात करते हैं जिसमें प्लास्टिक सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, तो हमने कहा प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक का निपटन नेचुरली यहाँ पर संभव है, अपने कहा नहीं। आप प्लास्टिक को कहीं भी रखेंगे वो सालों साल ऐसे ही रहते हैं, वो वहां पर उनका निम्नीकरण नहीं होता है। ठीक है, ऐसा ही अगर यहाँ पर जैविक कचरे के साथ होता, अब जैविक कचरे में सारा है। आपने कहा आपके फल सब्जियां भी आती है जो खराब हो गई हैं। ठीक है, फल और सब्जियां जैविक कचरा नहीं है अगर वो फ्रेश है। अगर वो खराब हो गई हैं, अगर वो यूज करने लायक नहीं है, तो अब वो जैविक कचरे के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। या फिर आपने कहा फल सब्जियों के छिलके जो आते हैं, जो बचा हुआ भोजन होता है, जो खराब भोजन होता है, जो पेड़ की पत्तियां होती हैं या जो पेड़ की लकड़ियां होती है जो सूख गई हैं, या किसी की डेड बॉडी है, ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये जैविक कचरे में आती हैं। जरा सोचिए अगर इनका निपटन संभव नहीं होता तो ये भी प्लास्टिक जैसे ही रहते कि अगर आपने कहीं पे रख दिया है तो वो वैसे एज इट इज रहेंगे। ठीक है, उनका निम्नीकरण नहीं होगा तो फिर क्या होता, तो फिर यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक का जो यूज है वो हम कम कर सकते हैं, उसका जो यूज है वो लिमिटेड यूज उसका हो सकता है, या फिर उसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास मिल सकता है कि हम प्लास्टिक के बदले कुछ और चीजें यूज कर ले वहां पर। जैसे अगर पॉलीथीन की बात आती है तो हम कहते हैं कि पॉलीथीन जो है उसके बदले हम यहाँ पर जो जूट के बैग हैं उन्हें हम यूज कर ले, या कपड़े के जो थैले होते हैं उन्हें हम यूज कर ले। तो यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूट है कि हम प्लास्टिक के बदले कोई और चीज यूज कर सकते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि कम से कम क्या करना है, प्लास्टिक का यूज करना है। अगर आप प्लास्टिक की बोतल यूज कर रहे हैं तो उसका रीयूज कीजिए, आप बार बार उसका यूज कर सकते हैं। अगर वो जो बोतल है वो क्या हो जाती है, वो लीकेज हो रहा है या फिर वो टूट गई है, तो आप किसी और तरीके से क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, या तो उसमें आप कोई छोटा सा पौधा लगा सकते हैं, या उसे डेकोरेट करने के लिए आप उसे पेंसिल होल्डर या फिर पेन होल्डर के रूप में आप यूज कर सकते हैं, या फिर अदर जो आपके मेथड्स होते हैं उससे आप उसे डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा प्लास्टिक का हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, हम प्लास्टिक का यूज कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें भोजन की, या फिर हम बात करें यहाँ पर किसकी, जो पेड़ है पेड़ की, तो हमने कहा कि इनका जो यूज है वो हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कहा था कि हमारी लाइफ में जो फूड का प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक स्रोत है, वो क्या है, यहाँ पे प्लांट्स ही हैं। प्लांट से हमें फूड भी मिलता है, अदर चीजें भी मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हमने कहा कि हम अपने भोजन के लिए डायरेक्टली किस पे निर्भर हैं, हमने कहा प्लांट्स पर निर्भर हैं। ठीक है, अब हमने कहा प्लांट्स पे हम डिपेंड हैं, तो प्लांट से हमें पूरा भोजन मिलेगा। इसके अलावा और क्या क्या मिलता है, जैसे कि आपने कहा लकड़ी हमें मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा हमें मेडिसिन यहाँ पर मिलती हैं, हमें कलर मिलते हैं। आपने कहा जो गोंद होता है, जो गम होता है वो आपको मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं ऐसी। तो क्योंकि हमारे जीवन में प्लांट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो प्लांट है हम उन्हें कम लगाएं, ताकि उनसे कम पत्तियां निकले, उनसे कम लकड़ियां जो सूख रही हैं वो, उससे जो जैविक कचरा हो रहा है वो कम हो। या फिर हमने कहा कि जो ह्यूमंस हैं, जो मनुष्य हैं, जो अदर जो एनिमल्स हैं, उनके द्वारा होने वाला कचरा, यानी कि उनकी जो डेड बॉडी है, ठीक है, या उनका जो मल है, इसमें हम कमी नहीं कर सकते। ये नेचुरल प्रोसेस है जो कि क्या चलती रहेगी, जो कि निरंतर चलती रहेगी। तो हमने कहा कि अगर सोचिए कि ये जैविक कचरा, इसका निपटन नहीं हो पाता तो हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस कचरे का जो निपटन है वो नेचुरली हो रहा है, और नेचुरल ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा है, जिनमें से एक है यहाँ पर फंगस, जो डिकम्पोजर्स का काम कर रहे हैं। तो क्या समझे आप, एस्कोमाइसिस सैप्रोफिटिक हैं, डिकम्पोजर्स हैं, और हमने कहा पैरासिटिक भी हैं।
पैरासिटिक आप समझ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पैरासिटिक देखा था कि जो क्या कह रहे हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। ध्यान रखिए ये सैप्रोफिटिक भी होते हैं तो ये पैरासिटिक भी है। आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। पैरासिटिक ही अपने फूड के लिए किसी डेड ऑर्गेनिज्म या किसी सड़े गले पदार्थ पर निर्भर है, और पैरासिटिक का मतलब होता है कि अपने भोजन के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या है, निर्भर है, किसी जीवित जीव पर ये निर्भर है। आपने कहा यहाँ पर और क्या हो सकते हैं, ये कॉप्रोफिलस हो सकते हैं, यानी कि ग्रोइंग ऑन डंग। आपने कहा कि ये क्या कर सकते हैं, जो डंग होती है उस पर भी ग्रो करते हैं। तो आपने देखा होगा कि फंगस जो है, जहां पर आपको मॉइस्ट मिलेगा, जहां पर नमी मिलेगी या जहां पर पानी मिलेगा, आपको वहां पर फंगस दिखाई देती है। जैसे कि आप देखते हैं रेनी सीजन में आपको अलग अलग टाइप के क्या मिलेंगे, फंगस मिलेंगे। नेक्स्ट जो लाइन हमें बता रही है, माइसीलियम एंड ब्रांच्ड एंड सेप्टेड एंड एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। अभी इस लाइन में आपको बहुत सारे कैरेक्टर बता रखे हैं। जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड है, ठीक है। ब्रांच का मतलब आप समझते हैं, सिंपली आपने कहा कि जो माइसीलियम है वो कैसा होगा, ब्रांच होगा। इस प्रकार से क्या होंगे, ब्रांचेस यहाँ पर पाए जा रहे होंगे, ठीक है, ब्रांच है। दूसरा हमने कहा सेप्टेड होगा, यानी कि यहाँ पर आपको अब सेप्टेड मिलेगा। ए सेप्टेड आपने कहाँ देखा था, फाइकोमाइसिट्स में देखा था, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सेप्टेड माइसीलियम मिलेगा। माइसीलियम को क्या बोला था, सबको मिला करके माइसीलियम बोल रहे हैं। अगर एक की बात होगी, अगर इस सिंगल की बात होगी तो हम इसे हाइफा कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला जो अलैंगिक जनन है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो स्पोर और या बीजाणु के द्वारा होता है, और उन बीजाणु का नाम है कोनिडिया। क्या होता है इनका नाम, कोनिडिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर। जो यहाँ पर लैंगिक जनन होता है वो जिन स्पोर, जिन बीजाणु के द्वारा होता है उसे आप एस्कोस्पोर्स कहते हैं। प्रोड्यूस्ड इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। आपने कहा कि जो यहाँ पर लैंगिक जनन होगा वो एस्कोस्पोर के द्वारा होगा, जो एस्कोकार्प के अंदर यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल आपके पास आता है न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस एंड क्लैविसेप्स एक्सेट्रा। इसके क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हैं कोनिडिया के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हैं कि जो हाइफा होता है, हाइफा में क्या बनेंगे, कोनिडिया बनेंगे। हाइफा में क्या बने, कोनिडिया बनेंगे। कोनिडिया क्या है, आपने कहा कोनिडिया होंगे, यहाँ पे स्पोर्स होंगे जिनके द्वारा क्या होता है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा। चलिए उसके बाद होगी प्लाज्मोगैमी यहाँ पर, और उसके बाद होगी कैरियोगैमी, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, मियोसिस होगा और हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। हैप्लॉइड स्पोर में क्या होगा, माइटोसिस होती है और एस्कोकार्प बनता है। क्या बनेगा, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प में क्या बनेंगे, एस्कोस्पोर बनेंगे, ठीक है। और उनके द्वारा क्या होगा, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। तो एक बार आप लोगों को करना क्या है, ये जो पॉइंट्स है आप एक बार देखिए। हम चारों जो ग्रुप है उन्हें पढ़ेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है, चारों ग्रुप्स को हमने पढ़ना है। इनमें डिफरेंस, मेजर जो डिफरेंस आता है वो आता है रिप्रोडक्शन का। हमें रिप्रोडक्शन को समझना है अच्छे से, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल फीचर है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि फाइकोमाइसिट्स में जो माइसीलियम था वो कैसा था, ए सेप्टेट था, और यहाँ पर सेप्टेट आ गया है। तो ये जो कैरेक्टर है ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। हमें चारों ग्रुप को पढ़ना है, और लास्ट में जब हम चारों ग्रुप्स को पढ़ लेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे कि रिप्रोडक्शन किस में किस प्रकार से पाया जा रहा है, स्पोर का नाम क्या है। तो पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कॉलम बनाएंगे। चारों कॉलम में हमें देखना है कि जो रिप्रोडक्शन हो रहा है किसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप एक एक करके पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, कंफ्यूज वहां पर हो सकते हैं। जब आप चारों को एक ही चार्ट में पढ़ेंगे तब क्या होगा, जो चीजें हैं वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको सिर्फ कैरेक्टर पढ़ने हैं कि क्या हो रहा है, कैरियोगैमी क्या होती है, प्लाज्मोगैमी क्या होती है। जब आप यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बनाएंगे आपको और ज्यादा क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। एक बार आप लोग सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ग्रुप को देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो ग्रुप हमारे पास आता है उसके क्या क्या कैरेक्टर हमारे पास आते हैं। जैसे आप बेसिडियोमाइसीट्स कहते हैं, क्लब फंजाई भी इन्हें हम कहते हैं। आपने बोला द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। आप अभी तक आपके पास जो पहला ग्रुप है वो यहाँ पर क्या है, ए सेप्टेड आया है। अब आपके पास सेप्टेड ग्रुप आने लग गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय अ फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पाया जाएगा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में सिंपली क्या होता है कि जो यहाँ पर पेरेंट बॉडी होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, जिसे आप विखंडन भी कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है
वो यहाँ पर आपने कहा कि जो एसेक्सुअल स्पोर आर नॉट फाउंड, इनमें जो यहाँ पर अलैंगिक जो बीजाणु होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स फॉर्मिंग अ पेसिडियम। ठीक है, तो क्या हमने बोला, आपने कहा जो माइसीलियम है वो शाखित और क्या होते हैं यहाँ पर अलग, यानी कि सेपरेट होते हैं। सेपरेट का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला वानस्पतिक प्रजनन विखंडन द्वारा होता है, अलैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते हैं। लैंगिक प्रजनन बेसिडियम बनाने वाली दो कायिक या दैहिक कोशिकाओं के द्वारा होता है। Basidiospore are produced in basidium by developing a fruiting body called a basidiocarp। आपने कहा बेसिडियोकार्प नामक फलने वाले शरीर को विकसित करके बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर का उत्पादन किया जाता है। एग्जाम्पल है एगेरिकस है, यूस्टी लोगो है और पुकिनिया है, ये आपके पास एग्जाम्पल आते हैं। क्लियर है? तो आपने जो बेसिक कैरेक्टर है वो आप एक बार पढ़ते चले जाइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो चारों हमारे पास क्लासेस आती हैं उनका यहाँ पर क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो लास्ट जो क्लास है डिटेरोमाइसिस, जिसे आप क्या कहते हैं, द फंजाई इम्परफेक्ट भी कहते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपने कहा ओनली वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल फेज इज नोन, यानी कि केवल वानस्पतिक और अलैंगिक चरण ज्ञात हैं इसमें। माइसिलियम में सेपरेट एंड ब्रांच्ड, सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स और पैरासिटिक। माइसिलियम सेपरेट और शाखित होते हैं, कुछ सदस्य सैप्रोफाइट्स या परजीवी होते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है अल्टरनेरिया, ठीक है, ट्राइकोडर्मा एंड कोलोटोट्रिच्यू, ठीक है, कोलोटोट्रिच्यू, यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल आते हैं। अब हमने चारों क्लासेस जो होती हैं, चारों जो ग्रुप आपके पास आते हैं वो आपने देख लिए हैं, ठीक है। अब हमें इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन यहाँ पर आता है वो अब यहाँ पर शुरू होगा। हमने चारों को देखा है, फाइकोमाइसिस हमने देखा है, एस्कोमाइसिस है, बेसिडियोमाइसिस है, डिटोरोमाइसिस है, चारों को हमने देखा है। चारों के बेसिक जो कैरेक्टर वो हमने देखे हैं। तो यहाँ पर जो मेजर हमने का डिफरेंस आता है वो रिप्रोडक्शन का आता है, कि किसी में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है तो उसमें जो स्पोर हैं वो कैसे बन रहे हैं, उन स्पोर्स का नाम क्या है, चारों में हम देखेंगे, ठीक है। अगर हम लैंगिक जनन की बात करें या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उनमें किस प्रकार से पाया जाता है, चारों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। अब आपको करना क्या है, जो वर्ड्स हैं वो अच्छे से समझने हैं। जैसे जैसे हम डायग्राम बनाएंगे वैसे वैसे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर यहाँ पर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चारों क्लासेस का यहाँ पे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और उन्हें अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या डिफरेंस आता है चारों क्लासेस में। आपको एग्जाम्पल में, आपको होमवर्क में क्या करना है, चारों के एग्जाम्पल देखने हैं। चारों क्लासेस के आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, चारों क्लासेस के एग्जाम्पल आप लर्न करके लेके आएंगे। हम एक एग्जाम्पल उठा करके देखेंगे कि किस में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, क्योंकि आपके पास जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास जो ग्रुप का नाम है उससे नहीं, ऐसा नहीं आएगा कि एस्कोमाइसिस के कैरेक्टर बताइए। एस्कोमाइसिस का एक एग्जाम्पल ले लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसके कैरेक्टर बताइए, या निम्नलिखित में से ये किसका कैरेक्टर है। आपके पास ग्रुप के नाम नहीं आएंगे, आपके पास एग्जाम्पल्स आएंगे और आपको बताना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी हम बायो में इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, सबसे पहला होता है डायग्राम और सेकंड होते हैं एग्जाम्पल। दोनों चीजें मस्ट होती हैं, इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपको क्या करनी है, यहाँ पर देखनी है। एक बार चारों क्लासेस को देखिए और हमने जो भी चारों क्लासेस के बारे में डिस्कस किए हैं, जो बेसिक से पॉइंट है उन्हें आपने नोट करना है और एग्जाम्पल लर्न करने हैं। चलिए, तो अब आपको जो भी होमवर्क दिया गया है वो आप लोग नोट कर लेंगे और घर से उसे रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।